हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस हम वीडियो में बात कर रहे हैं बजट का और बजट का ये हमारा पार्ट 2 है। और आज हम कट मोशन भी देखेंगे, फंड्स भी देखेंगे। तो आज हम टोटली रूप से पार्लियामेंट को ख़त्म कर देंगे। पार्लियामेंट का जो जो हमारा चल रहा था चैप्टर, वो आज ख़त्म हो जाएगा। कुछ थोड़े छोटे मोटे पॉइंट जो हमारे बचे हुए हैं, जैसे कि पार्लियामेंट फोरम है, कुछ पार्लियामेंट्स के कुछ पावर्स हैं, वो छोटे छोटे ऐसे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पार्लियामेंट्स के जितने मैं पढ़ा रहा हूँ, लोकसभा राज्यसभा, तो उसके अंदर मैं पार्लियामेंट्स के पावर प्रिविलेज के बारे में बता ही रहा हूँ। लेकिन बट एक टॉपिक बना के दिया गया है पार्लियामेंट, लोकसभा के क्या शक्तियाँ हैं, राज्यसभा क्या शक्तियाँ हैं, उसको हम एक वीडियो रिकॉर्डेड बना देंगे, छोटा वीडियो, दो वीडियो बना देंगे। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। बट हम लोग इसके बाद नया चैप्टर करेंगे, ठीक है। पहले ये पार्लियामेंट का चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, फिर इसका एमसीक्यू और इसका ध्यान रखिएगा, इसका एमसीक्यू करेंगे हम लोग, और इसका प्रीवियस ईयर जो भी मेंस के सवाल है, ठीक है, उसको कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। और आज शाम को हिस्ट्री जो हमारा चल रहा था लाइव, ठीक है, वो हमारा चलेगा 8 बजे। अगर सही से नेट, अगर सही से ब्रॉडबैंड का ये जो इशू हमारा है, ये अगर सही हो जाएगा तो हमारा 8 बजे लाइव शाम को चलेगा। अगर नहीं रहा तो हम आज क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। इसके जगह पे हम हिस्ट्री ऑप्शनल के वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी ये सारा सेशन होगा हिस्ट्री का जो हमारा चल रहा था वो लाइव ही होगा, ध्यान रखिएगा। अगर लाइव नहीं होगा तो भी हम रोक के रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब जितना भी हमारा हिस्ट्री के अंदर टॉपिक्स आने वाला है वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुझे लाइव में ही मैं चीज़ों को अच्छे से बता पाऊंगा, तो सही रहेगा कि आप प्रश्न भी पूछेंगे तो आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी थोड़ा ब्रॉडबैंड का इशू है, इधर बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है, अभी तक सही नहीं हो पाया है। तो ये सही हो जाएगा तो उसको हम फिर करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बजट का पार्ट 2, कट मोशंस एंड द फंड्स। ध्यान रखिएगा, हम पिछले क्लास का हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि आपका एक दिमाग में आ जाए कि हम कहाँ से छोड़े थे पिछले क्लास में और आज कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा एक कंटिन्यूटी बना रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। हमने बताया था आपको बजट के बारे में कि बजट के क्या प्रोसेस है बजट के। तो पहला प्रोसेस जो 6 स्टेज मैंने बताया था कि बजट, एक कोई भी बजट बनता है तो उसके 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया था कि बजट का कहीं शब्द का उल्लेख नहीं है, हालांकि ध्यान रखिएगा कि बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का उल्लेख है, इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आर्टिकल 112, ओके, आर्टिकल 112 मैंने देखिए बताया था आपको। ध्यान रखिएगा हर एक चीज़। देखिए आर्टिकल 112 था जो जिसमें बजट शब्द का उल्लेख था। और बजट एक तरह का मनी बिल है, और मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, इसलिए बजट जो पेश होता है वो हमेशा लोकसभा में पेश होता है। बजट कोई एक चीज़ नहीं, बजट बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट। उसके अंदर बहुत सारे चीज़ होते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा, मैं ये बता दूँ आपको। ये सब तो मैंने आपको ऑलरेडी में बता दिया था अच्छे तरीके से, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। देखिए बजट के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आता है, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ बजट आता है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज आते हैं, मेमोरेंडम ऑफ बजट आता है, एप्रोप्रिएशन बिल एंड द फाइनेंस बिल। देखिए बजट के अंदर बहुत सारा चीज़ है कि भैया ये हम यहाँ खर्चा करने वाले हैं, यहाँ पे डिमांड ऑफ वारंट ये इतना होना चाहिए। अब जितना भी आपने डिमांड किया है, जितना भी आपने डिमांड किया है पैसा का, मतलब जो आपने यहाँ रखा है, आप एक मिनिस्टर हैं, आपने डिमांड किया कि शिक्षा पर हम 1000 करोड़ खर्चा करें, शिक्षा पर पैसा 1000 करोड़ कहाँ से आएगा? तो उन सारे चीज़ों के लिए पैसा निकालना पड़ेगा कहाँ से? कॉन्सोलिडेटेड फंड से। और जो कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा निकालेंगे तो इतना ध्यान होना चाहिए कि हमको बनाना पड़ेगा अप्रोप्रिएशन बिल, क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल के मामले में सीधे सीधे लिखा हुआ है, कॉन्सोलिडेटेड फंड के मामले में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि कोई भी पैसा कॉन्सोलिडेटेड फंड से बिना अप्रोप्रिएशन एक्ट के नहीं निकाल सकते। आपको अप्रोप्रिएशन बिल पेश करना पड़ेगा, फिर वो एक्ट पास होगा, अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा तो एक्ट बनेगा, तभी आप कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा प्रावधान है। हाँ, कुछ केसेस में है कि बिना आप कहने का मतलब कि बिना जैसे कि ध्यान रखिएगा हर एक चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको बिल लगाना पड़ता है, ध्यान रखिए अप्रोप्रिएशन बिल। बट कुछ ऐसे भारित व्यय होते हैं, मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर, जैसे राष्ट्रपति को पेमेंट देना है तो उसका भी अप्रोप्रिएशन बिल पेश होता है, बट उस पर वोटिंग नहीं होता है। इसी को बस डिस्कस कर सकते हैं, वोटिंग नहीं होता। अगर मान लेते हैं वोटिंग हो, उस पर भी पॉलिसी कटाई, ये सब चीज़ें उस पर लगा दी जाए, पास ही नहीं होगा तो फिर राष्ट्रपति ये सब का पेमेंट नहीं रोक सकते हैं ना। तो वो भारित व्यय है, उसको पास करना ही पड़ता है। इट मीन से कि बस उस पर डिस्कशन होता है इस चीज़ को, हाँ कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया जाए, ये होगा। बट
नहीं, ये मैंने बताया था। लास्ट वन इज द फाइनेंस बिल, जो लास्ट स्टेज है वो है, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी हमारा पता है ये देखिए फाइनेंस बिल भी प्रेजेंट करते हैं और ये इसको लास्ट में पास करते हैं। फाइनेंस बिल मतलब वित्तीय विधेयक होता है, मतलब जैसे आप देखिए आप बजट पेश कर रहे हैं, बजट के अंदर देखते हैं हमेशा सरकार कुछ ना कुछ पॉलिसी लाती है, टैक्स को लेके, इन एफडीआई बढ़ा दें, ये बढ़ा दें, तो वो सारे फाइनेंशियल बिल के अंदर हम आते हैं। ये प्रोसेस था बजट के अंदर, मैंने आपको बताया था। बजट पहले पहले ध्यान रखिए 1 फरवरी को पेश होता है, पहले 2016 से पहले ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को पेश होता था, बट बजट अब प्रेजेंट होता है 1 फरवरी को। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और 1 अप्रैल से पहले रहता है कि 1 अप्रैल तक इस चीज को किया है, मतलब कुल मिला के कितना दिन होगा जोड़ लीजिए, 1 फरवरी से लेके फरवरी हो गया, मार्च हो गया, और इतने दिन तक कम से कम बजट एक तरह से पूरा क्लियर हो जाए, मतलब एक तरह से बन जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट को पेश करते हैं, जनरल बजट को, ध्यान रखिएगा। तो पहला भाषण होता है उसका मतलब बजट स्पीच, पहले पहले बजट लोकसभा में पेश होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि राज्यसभा में भी ये बजट जाता है, बट राज्यसभा इस पे केवल डिस्कस कर सकती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, और राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है वोट ऑन डिमांड फॉर ग्राफ्ट। मीन्स क्या हुआ, ग्रांट, मतलब सॉरी ग्राफ्ट नहीं, ग्रांट। इट मीन्स ये हुआ कि जो डिमांड हम लोग करते हैं ग्रांट के लिए कि इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, उस पे राज्यसभा के पास पावर नहीं है वोटिंग करने का, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने सेकंड स्टेज बताया था जनरल डिस्कशन। बजट पेश हो गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट पेश हुआ आप देख सकते हैं, इतना सारा डॉक्यूमेंट पेश कर दिया। सेकंड स्टेज है भैया जनरल डिस्कशन, मतलब आम बहस। पहला जो स्टेज है उसमें कुछ भी नहीं हुआ, उस पर बहस वहस कुछ नहीं हुआ भैया, बस पेश हुआ, हमने बस पढ़ के आपको सुनाया, बात खत्म। सेकंड होता है जनरल डिस्कशन। इसमें क्या होता है, जनरल डिस्कशन ऑन अ बजट टेक प्लेस ड्यूरिंग द बजट सेशन। देखिए बजट सेशन में ही होगा, क्योंकि बजट सेशन बनाया क्यों गया कि उसमें बजट वजट पास हो। ठीक है, तो बजट सेशन के समय होता है इस पे आम बहस। ठीक है, क्या होता है, आम बहस। ओके, ये बहस 3 से 4 दिन तक चलता है, मैंने ये बताया था। और ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में होता है इस पे पूरे पे चर्चा, मतलब पूरा भाग पे चर्चा कर सकते हैं, या तो इसके आंशिक भाग पे भी चर्चा कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, लोकसभा कैन डिस्कस द बजट एज होल और एनी क्वेश्चन ऑफ द प्रिंसिपल इन्वॉल्व देन, बट नो मोशन इज मूव और सबमिटेड फॉर द वोट ऑफ द हाउस। क्या कह दिया भैया, देखो जो आम बहस होता है उस पे डिस्कस होता है, पूरे बजट पे डिस्कस होगा या बजट के कुछ पार्ट पे डिस्कस होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी कोई भी तरह का मोशन नहीं हो सकता है और कोई भी तरह का मोशन के ऊपर वोट नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और बहस के अंत में जो भी प्रश्न उठते हैं, क्वेश्चन जो अराइज होते हैं, उसका जवाब देने का जो अधिकार है सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बजट हो गया, आम बहस हो गया, क्या क्या चीजें सब लोगों को पता चल गया। अब ये जाएगा डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा जांच के लिए, विभागीय समितियों के द्वारा जांच के लिए, जो तीसरा स्टेज है। पहले हमने क्या किया, बजट हमने पेश किया, हमने पढ़ के सुना दिया। सेकंड में क्या हुआ, इस पर कुछ आम बहस हुआ। तीसरा में क्या हो जाएगा, ये जाएगा अब डिपार्टमेंटल कमेटी का। डिपार्टमेंटल कमेटी 24 है, मैंने बताया था डिपार्टमेंटल कमेटी का क्या काम है। डिपार्टमेंटल कमेटी का काम है कि जिस डिपार्टमेंट, जिस मिनिस्ट्री को आप कमेटी हैं, उसके डिमांड फॉर ग्रांट को आप चेक करिए कि हम शिक्षा विभाग में 1000 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो अगर शिक्षा विभाग का जो कमेटी है उसका जांच करेगा कि 1000 करोड़ मिल रहा है, सही है नहीं है, जितना हमें उम्मीद था उतना मिल रहा है, हमें आगे क्या जरूरत पड़ेगा, उन सारे चीजों का स्क्रूटनी करती है, जांच करती है, फिर वो रिपोर्ट पेश करती है। बट इस रिपोर्ट के लिए उनके पास 3 से 4 वीक का ही समय होता है, क्योंकि जैसे ही दूसरा स्टेज हुआ, सेकंड जनरल डिस्कशन हुआ, आम बहस हुआ, आम बहस के बाद क्या होता है कि जो हमारा संसद है वो 3 से 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, एडजर्न कर दिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इस 3 से 4 सप्ताह के पीरियड में इस डिपार्टमेंटल कमेटी को चेक भी करना है और साथ ही साथ इसको पूरा रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, और फिर वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होगा और पार्लियामेंट पे उस पर विचार होगा। समझ गए बात को, उस विचार को माने या ना माने ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर। मैंने ये भी बताया था आपको, विभागीय समिति या कोई भी समितियां का जो भी रिपोर्ट्स है उस पे विचार करना, मानना रिकमेंडेशन की तरह होता है, वो मानेगी या ना मानेगी वो डिपेंड ऑन मिनिस्ट्री, या तो आप बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट। ठीक है,
जांच कर लिए, अभी आम बहस हो गया। चौथा जो सबसे मेन स्टेप है वो है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब क्या हुआ, अनुदानों की मांग पर मतदान। जितना आपने पैसा ग्रांट मांगा है, डिमांड किया है, उस पे अब होगा वोटिंग। ऐसा थोड़ी है हम बोल रहे हैं कि हमको 1,000 करोड़ चाहिए शिक्षा पर, 1,000 करोड़ चाहिए हमें खेल स्पोर्ट पे, तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। विपक्ष क्यों बैठी है? वो इस पे करेगी भैया वोटिंग, एक एक ग्रांट पे होगा सेपरेट वोटिंग, ठीक है। और ये वोटिंग का जो विशेषाधिकार है वो केवल केवल लोकसभा के पास है। मैंने अभी जस्ट बताया था, राज्यसभा वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट में हिस्सा नहीं लेती है। इस चीज को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। और वोटिंग बजट के हर एक पार्ट, जो जो पार्ट पे वोट हो सकता है उस पार्ट पे होता है, लेकिन मैंने क्या बताया, जो भारित व्यय है उस पे वोट नहीं होता। अब देखिए बजट जो होता है उसके अंदर भारित व्यय भी होते हैं, मतलब राष्ट्रपति को पेमेंट करना है, इसको पेमेंट करना है, तो वो सारे का भी कहाँ से पैसा निकलता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा निकलता है। तो उस पे भी कहीं ना कहीं बजट के अंदर उसको डाला जाता है, बट उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली डिस्कस, नॉट वोट, नॉट वोट, ठीक है। आम बजट में 109 डिमांड होते हैं, 103 डिमांड सिविल एक्सपेंडिचर के होते हैं, 6 डिमांड डिफेंस एक्सपेंडिचर के होते हैं। ओके, रेलवे में 32 डिमांड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हर एक डिमांड पे अलग अलग वोट होता है, और ध्यान रखिएगा कि इस स्टेज में जितना डिस्कस करना है, जो करना है, जितना विवाद करना है, सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ रहे बात को। अब इस स्टेज में ध्यान रखिएगा, इस स्टेज में क्या होता है कि डिमांड जो भी है उस डिमांड को हम लोग कम कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, इस डिमांड को कम किया जाता है, ना कि इस डिमांड को बढ़ाया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 1,200 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर पर हमने मांगा, मतलब मिनिस्ट्री जो है उन्होंने किया कि इस बजट में हम कृषि पर 1,200 करोड़ रुपया दे रहे हैं। तो अब विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी को लगेगा नहीं भैया इतना ज्यादा पैसा फालतू है, 1,200 करोड़ रुपया नहीं दिया जाए, कम दिया जाए, मतलब कुछ भी होना है, कटौती करना है, एकदम दिया ही नहीं जाए। वो सारे काम इस 4th स्टेज में होता है, और इस पे वोटिंग होगा, इस पे कैंसिल कर दिया, मतलब कहने मतलब कि वोटिंग में फेवर में आया तो सही है, ये मतलब अगेंस्ट में आया तो नहीं होगा। मतलब इस तरह से सारे कंडीशन 4th में होते हैं, वोटिंग और डिमांड फॉर ग्रांट्स में होते हैं। रिडक्शन करना है, ये सारे चीजें इसके अंदर होना। लेकिन समझिएगा कि जो पैसा वैसा कम करना है, डिमांड जो ग्रांट है, ग्रांट जो अनुदान हम मांग रहे हैं उसमें पैसा कम करवाना है, तो उसके लिए जो भी मिनिस्टर, बेसिकली आपके अपोजिशन मिनिस्टर ही करेंगे ना, अपोजिशन मिनिस्टर ही तो करेंगे, मिनिस्टर सॉरी अपोजिशन पार्टी तो करेगा, अपोजिशन एमपी ही तो करेगा इस चीज को कि नहीं भैया इतना हमें इसमें इतना कम चाहिए। तो वो सारे एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं कट मोशन। क्या बोलते हैं? कट मोशन, कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। तो 3 तरह के कटौती प्रस्ताव होते हैं, ये कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, और इस कटौती प्रस्ताव में कहने का मतलब ये होता है कि वो जो हमने डिमांड फॉर ग्रांट किया है उसके अंदर क्या चीज कमेगा, क्या कितना घटाना, कैसे घटाना, वो प्रक्रिया को हम जानेंगे। और आज का हमारा टॉपिक यही था, कट मोशन, क्योंकि बजट का सेकंड पार्ट है, लेकिन बीच में हम समझेंगे कट मोशन क्या है, क्योंकि हम 4th स्टेज पे चल रहे हैं। चौथा जो है वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट, ये थोड़ा इसमें हम चीजों को समझेंगे, इसमें ग्रांट के बारे में करें, कौन कौन सा ग्रांट होता है उसको भी समझेंगे। देखिए पहला है भैया टोकन कट मोशन, लेकिन हम पहले बताएंगे आपको पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन नीति कटौती प्रस्ताव क्या होता है? मतलब हमने 100 रुपया का डिमांड किया, हमने बजट के अंदर 100 रुपया का डिमांड किया, अपोजिशन पार्टी बोलता है सब फालतू खर्चा है, 100 रुपया माइनस कर दो, x माइनस एक्स बराबर 1 कर दो, मतलब 1 नहीं होता, 0 होता, लेकिन मैंने क्या बोला 1 कर दो। मतलब 1 रुपये का वो अपना जब पॉलिसी कट मोशन को पेश करेगा लोकसभा के अंदर, तो बोलेगा कि इस डिमांड को 1 रुपया कर दिया जाए। मतलब टोटली रूप से वो मैंने जो आपका अपोजिशन पार्टी है वो टोटली रूप से आपके पॉलिसी को
ठुकरा रही है। आपने जो भी बजट के अंदर जो भी नीतियां लाई हैं उनको सीधा सीधा ठुकरा रहा है, उसको पसंद ही नहीं है। तो बोलेगा कि हम 1 रुपये का पॉलिसी कट मोशन पेश कर रहे हैं। अगर पास हो गया भैया तो पूरा बजट खत्म हो जाएगा। और पास हो जाना मीन्स फेलर ऑफ बजट मीन्स फेलर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये हुआ कि आप एक तो बहुमत दल में हैं और एक अपोजिशन वाला पॉलिसी कट मोशन लाया और वो पॉलिसी कट मोशन पास हो गया। पास होने के लिए तो भाई वोटिंग होता, और पॉलिसी कट मोशन अगर पास हो गया तो आप समझ लीजिए कि क्या दिक्कत होगा। पॉलिसी कट मोशन पास हो गया मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बचा, नो कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। और जब नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि वेन नो कॉन्फिडेंस मोशन, फिर ऑपोजिशन वाला बोलेगा कि इसका तो कोई भी कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो वहीं पर आपका जो है सरकार गिर जाएगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये था हमारा पॉलिसी कट मोशन, समझ रहे हैं बातों को। देखिए पॉलिसी कट जो मोशन होता है इसमें एक और चीज, ये आपको ये सरकार को सुझाव देगी कि नहीं ये जो आपने किया है इसके जगह पे आप ये करिए। मतलब एक आपको ऑप्शनल दे सकती है, एक ऑप्शन दे सकती है, एक वैकल्पिक नीति आपको बता सकती है इस तरह से करें। ये हो गया भैया पॉलिसी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन, हालांकि ये सारे जो कट मोशन से ही होते नहीं है, मतलब ये आपका समझ लीजिए कि एक तरह से एक रूल में है, बट ये कभी होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि यार ये हो जाएगा इसमें जितने भी मोशंस हैं तो सरकार ही गिर जाएगी ना। इकोनॉमी कट मोशन क्या होता है? आर्थिक कटौती प्रस्ताव। ये हो गया कि आपने 100 रुपये का डिमांड किया है, मैं चाहता हूं कि इसमें से कुछ कम कर दिया, 1/x कम कर दिया जाए, मतलब कुछ पार्ट को कम करवाना है, तो वो होता है इकोनॉमी कट मोशन। मतलब आस्क फॉर द इकोनॉमी इन द प्रपोज एक्सपेंडिचर, कह रहा इट इज स्टेट दैट अमाउंट ऑफ द डिमांड बाय रिड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट। सेम चीज है, मतलब थोड़ा सा कम कर दीजिए या थोड़ा सा लमसम अमाउंट कर दीजिए, मतलब कुछ कम किया जाता, थोड़ा एक कुछ पार्ट को एक मतलब बोला जाता कि नहीं आपने जो भी आपने यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपया मांगा है, 50,000 रुपया करोड़ आपको चाहिए, इस पे खर्चा करना है, आप इसे 45,000 कर दीजिए, 45,000 करोड़ कर दीजिए। तो इस तरह से थोड़ा बड़ा कम कट करना है, एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट। तो उसके लिए हम लोग क्या पेश करेंगे अपने लोकसभा में? इकोनॉमी कट मोशन। समझ रहे बात को? ये हो गया टोकन कट। टोकन का मतलब ये होता है भैया सांकेतिक प्रस्ताव, संकेत करेगा। संकेत किसको करेगा? किसी एक पार्टिकुलर चीज को। हमने शिक्षा पर इतना खर्चा किया, हमें इतना बजट हमने एलोकेट हमें करना है, हमें कृषि पर इतना करना है, हमें खेल पे इतना करना है, हमें और भी अदर क्षेत्र पर इतना करना है। अब विपक्षी पार्टी को लग रही है, विपक्षी पार्टी को लग रहा है कि भैया कि ये जो हमारा मतलब है इसमें थोड़ा सा कम, मतलब एक जो आपने डिमांड किया है एक पार्टिकुलर चीज के लिए, उसमें से आप 100 रुपया कम कर दीजिए। 100 रुपया कम मतलब कि 100 रुपया नहीं होता है, मतलब ये हुआ कि एक अमाउंट, मतलब कहने मतलब कुछ पार्ट तक, मतलब एक स्पेशल पार्ट के लिए लाया था, ठीक है। हमें जैसे कि पूरे बजट में से हमें कम करना था तो इकोनॉमी कट ले आएंगे, पूरा बजट खत्म कर देना तो पॉलिसी कट ले आएंगे, लेकिन बजट के एक पार्ट को शिक्षा पर, कृषि पर, इस पे कुछ पे कम करना है तो वो हो जाएगा टोकन कट मोशन, सांकेतिक कट मोशन, सांकेतिक प्रस्ताव, ठीक है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, सॉरी। A specific grievances that is within the sphere of responsibility of the government, it state that amount of the demand we reduce by 100। तो 100 रुपया का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ये सब नियम है, 100 रुपये का प्रस्ताव, ये तो ठीक है। ये ऐसा मत समझिए कि 100 रुपया कम करना है, ठीक है। 100 रुपये कमी की अगर मांग कर दे तो समझ लीजिए कि कोई एक स्पेशल पार्टिकुलर पार्ट को वो कम करना चाहता है। 1 रुपये का डिमांड कर दे तो भैया समझिए कि पूरा रूप से खत्म करना चाहता है। ये हमारे पॉलिसी, हमारे नीति को ही नहीं मान रहा है विपक्ष, ये होता है। और अगर पॉलिसी कट मोशन हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कि आपकी सरकार भी खतरे में है, नो कॉन्फिडेंस है सरकार, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखिए ये कुछ ऐसे चीजें हैं मुझे आपको बताना है, ठीक है। मैं एक पेज ले लूं तो फिर मैं आपको वहां पे मैं चीजों को बता दूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कहीं पे पेज अगर मुझे दिख जाए तो मैं वहां पे समझा दूंगा। हाँ चलिए, देखिए एक जो होते हैं ये कट मोशन। अब ऐसा तो नहीं है ना कट मोशन जब मन जब कर दिया जाएगा, कट मोशन के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है कि कट मोशन को आप कब कब पेश करिएगा, कट मोशन कब पेश किया जाता है, ओके। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, कंडीशन जानिए कट मोशन को लिए, ठीक। कंडीशन मींस दशाएं,
व्हाट आर द कंडीशन टू प्रपोज कट मोशन इन द लोकसभा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कटौती प्रस्ताव लाना है तो उस चीज के ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आप क्लियर मेंशन करिए कि हम इस चीज के लिए कटौती प्रस्ताव लाए हैं। क्लियर मेंशन, ओके, क्लियर मेंशन द रीजन फॉर कट मोशन, सबसे मेन बात। ऐसा नहीं है कि जब आया बजट पेश किया गया सीधे आप बोले कट मोशन, आप बताए भी नहीं बस हम कट मोशन करना चाहते हैं, तो आपको स्पेशल क्लियर मेंशन करना पड़ेगा रीजन को कट मोशन करने के लिए। और कोई भी तरह का अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, जब भी बजट वाला सेशन चलता रहता है तो अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, आप टू द पॉइंट बात करिए। ओके, समझ रहे बात को। और इसमें कोई भी तरह का अमेंडमेंट, कट मोशन जब भी लाया जाएगा तो उसमें अमेंडमेंट और एंड कोई भी तरह का ध्यान रखिएगा कि जो भी वर्तमान में जो नियम है, मतलब प्रेजेंट में जो भी कोई भी एग्जिस्टिंग एक्ट है उसमें कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं। नो अमेंडमेंट एंड क्या उसको बोल सकते हैं हम, चेंज इन प्रेजेंट एक्ट और पॉलिसी। कोई भी अगर आपकी सरकार की नीति है उसमें आप कोई परिवर्तन की मांग नहीं कर सकते हैं और इस चीज के लिए आप लोग कट मोशन नहीं लगा सकते। ठीक है, कट मोशन का एक दायरा है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, जो जुरिडिक्शन है, जो एक यूनियन गवर्नमेंट का जो एक कार्य क्षेत्र है, जुरिडिक्शन है, उसके बाहर के कोई भी चीज पे आप नहीं लगा सकते हैं कट मोशन। अरे आप स्टेट लिस्ट पे थोड़ी लगा दीजिएगा, नहीं, ओके, उस पे मत, उस चीज का उल्लेख होना ही नहीं चाहिए। समझ रहे बात को। ठीक है, जो संसद के प्रिविलेज हैं, संसद के जो विशेषाधिकार हैं, उस पे नो क्वेश्चन, प्रिविलेज पर कोई भी नो एनी सवाल, कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। समझ रहे बात को। ऐसा कट मोशन कर दे कि नहीं बजट को राज्यसभा में भेजा जाए, तो इस तरह से नहीं हो सकता। ठीक है, प्रिविलेज पर कोई भी तरह का एक्शन नहीं लिया, कोई भी तरह का सवाल नहीं उठेगा। समझ रहे बात को। चलिए, और मैं क्या आपको बता दूं इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया पॉलिसी कट मोशन, अगर सॉरी पॉलिसी नहीं, केवल कट मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। कट मोशन अगर आपको पेश करना है तो इसमें कुछ कुछ आपको कंडीशंस हैं वो आपको रहना चाहिए, अदरवाइज ऐसे फालतू कट मोशन आप नहीं कर सकते, हालांकि होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझिएगा बात को, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि ये सारे वोट वोट हो गए, कट हम काट छाट सब कुछ हम कर लिए, तो क्या होता है कि देखिए संसद कभी कभी, देखिए जैसे ही पेश हमने किया है और 26 दिन हो गया, 26 डेज हो गया, और 26 डेज हो गया है और अभी तक कट वट चल रहा है। अब देखिए बजट बहुत बड़ा पार्ट है ना, अब बजट के कुछ ऐसे पार्ट्स जिसपे अभी तक वोटिंग नहीं हुआ और उस पर चर्चा नहीं हुआ, तो जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर वो क्या करवाते हैं कि उस बजट के उस पार्ट पे डायरेक्टली वोट करवाते हैं बिना बहस के, क्योंकि समय नहीं है ना। अगर इस तरह से घिंचते रहेगा टाइम तो फिर बजट पेश करने में टाइम लगेगा, मतलब बजट पास होने में समय लग जाएगा। इसलिए जब रिमेनिंग जो डिमांड होता है उस पे डायरेक्ट वोटिंग कर दिया जाता है। ठीक है, और उस पे कोई भी तरह का डिस्कस नहीं किया जाता है। इस तरह के चीजों को क्या बोलते हैं, गिलेटिन क्लोजर। क्या बोलते हैं, गिलेटिन क्लोजर, गिलेटिन क्लोजर। समझ रहे हैं बात को, गिलोटिन क्लोजर, कि भैया हम अब बहुत हो गया बहस, अब हम इसको करना चाहते हैं बंद। ये हो गया गिलोटिन क्लोजर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गिलोटिन क्लोजर क्या होता है, क्योंकि देखिए 26 डेज ही आपको डिमांड पे ग्रांट करना, डिमांड पे वोट करना है, डिमांड पे डिस्कस करना है, उस पे आपको 26 डेज ही निर्धारित है। और अंतिम दिन अगर बहुत सारा कुछ बच गया, जो भी रिमेनिंग डिमांड बच चुका है, उस पे वोटिंग केवल करवा दिया जाएगा, उस पे बहस नहीं होगा। इस तरह के बातों क्या कहते हैं, गिलोटिन क्लोजर। देखिए 4th स्टेज में हमने क्या किया,
पैसा वैसा काटना वोटना था, काट लिया हमने, वोट कर लिया। अब फोर्थ स्टेज की अगर हम बात करते हैं, हमने बार बार मैं बोल रहा हूँ डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान की मांग। तो पार्लियामेंट के अंदर अनुदान की मांग अलग अलग तरह का होता है, उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो अनुदान की मांग है उसके बहुत सारे रूप हैं। आप समझिएगा सबको एक एक स्टेप बाय स्टेप, महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे आपको हर एक चीज बताना पड़ेगा। पहला है वोट ऑन क्रेडिट, हिंदी प्रत्याय प्रत्याय अनुदान। देखिए, प्रत्याय अनुदान की बात करें, वोट ऑन क्रेडिट की बात करें, तो ये ऐसे डिमांड की बात करता है भैया, और इसके लिए एक क्रेडिट किया जाता है, ग्रांट किया जाता है, जब भी कभी धन का अत्यधिक या धन का आकस्मिक रूप से, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब हमें पता भी नहीं था यहाँ, मतलब कहने का मतलब कि बाढ़ आ गया, यहाँ पे ये आ गया और मुझे पैसा की जरूरत है, मुझे नहीं मतलब पार्लियामेंट को पैसा की जरूरत है, तो उसके लिए लाएगा वोट ऑन क्रेडिट। और वोट ऑन क्रेडिट जो ये डिमांड है, इसको ग्रांट कर दिया जाता है पहले से करके ये लोकसभा कार्यपालिका को दे दिया जाता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव है उसको दे दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा खर्चा होगा, जरूरत पड़ेगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उस चीज को इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक तरह का ब्लैंक चेक हो दिया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है लोकसभा के द्वारा। कोई भी कार्यपालिका है, ठीक है, कोई भी कार्यपालिका, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसको एक तरह का ब्लैंक चेक दे दिया भैया कि जब भी जरूरत पड़े तुम इसमें ये देखिए, ये वोट ऑन क्रेडिट जो डिमांड है ना, वोट ऑन क्रेडिट डिमांड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड आपको पहले से पैसा कर्जा आपको मिल चुका है, आप खर्चा करिए, शॉपिंग करिए, बाद में भरिए, मतलब ये पहले से ग्रांट कर दिया जा रहा है। ग्रांट इसको फिर से लोकसभा में राज्यसभा में पेश नहीं करवाना, ठीक है, ये पहले से आपका पेश करवा दिए हैं, आपने पहले पेश करवा लीजिए। जब भी आपको जरूरत पड़ जाए, जब भी आपको अनएक्सपेक्टेड डिमांड की जरूरत पड़ जाए, तो इसमें से आप खर्चा कर लीजिए। ये होता है वोट ऑन क्रेडिट। समझिए बात में, इट इज कॉल्ड ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा। पूछ देखिए ब्लैंक चेक किसको बोलते हैं, किस डिमांड को? तो वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन क्रेडिट। ठीक है, सेकेंड है वोट ऑन अकाउंट्स। वोट ऑन अकाउंट्स ये क्या होता है भाई? वोट ऑन अकाउंट्स क्या होता है? देखिए, वोट ऑन अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं, इस चीज को आप समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि अभी मैं आगे आगे बताऊंगा। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप एक समझ लीजिए ना, मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो फिफ्थ स्टेज हमारा है अप्रोप्रिएशन बिल को पास करना। अब अप्रोप्रिएशन बिल है। अब देखिए भाई, ये जो फरवरी से लेके, अच्छा यह ध्यान रखिएगा कि जो फरवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के लास्ट तक के हमारा ये जो कहने का मतलब है कि 1 से 2 महीने लग जाते हैं, तब जाके ये जो हमारा बजट है एक तरह से पूरी बनता है। सही बात को, मतलब बजट बनने में टाइम लगता है ना, तुरंत तो नहीं बन जाएगा। अब जब बजट बनने में टाइम लगता है, तब इस समय इस चीज को, मतलब 31 मार्च के बाद जो भी हमारा 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, बजट है पूरा तरह से पूरा बना नहीं। अब बजट तो हमने पेश कर दिया, बजट के अंदर सब कुछ है, अब उस पर पूरा पैसा निकलेगा, संचित निधि सब, तभी ना सब कुछ होगा। अब 31 मार्च से आगे के 1-2 महीने तक हमें जो काम चलाना है, जो भी हमारा काम होगा, ऐसे तो रहेगा नहीं, बिना रुक तो नहीं जाएगा, देश तो रुक नहीं जाएगा। उस टाइम पीरियड के लिए 31 मार्च के बाद जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क हैं, उसके लिए जितना भी मनी का जरूरत पड़ेगा, जितना भी पैसा जरूरत पड़ेगा, इस स्थिति में निपटने के लिए संविधान के द्वारा लोकसभा को शक्ति दिया गया है कि भैया आप ऐसा करो ना, वोट ऑन अकाउंट पास करवा लो। वोट ऑन अकाउंट पास अगर आप करवा लेते हैं तो क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट इज अ ग्रांट इन एडवांस टू द इनेबल द गवर्नमेंट टू कैरी ऑन अंटिल द वोटिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड द पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल एंड द फाइनेंस बिल। जब आपका वित्त विधेयक, जब आपका विनियोग विधेयक, जब आपका वोटिंग ऑन डिमांड, सब कुछ जब तक के खत्म हो जाएगा, तब तक के इससे काम चलाओ वोटिंग ऑन अकाउंट से। इसमें 1/6 ऑफ टोटल, आपने पूरे बजट में 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ की मांग किया है, तो उसका 1/6 पार्ट इसमें एडवांस दे दिया जाता है कि आप खर्चा चलाओ। ये होता है वोट ऑन अकाउंट। समझ रहे बात को? 2 महीने के लिए, फॉर 2 मंथ।
तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस बिल ये सब पास करने में एटलीस्ट 75 डेज लग जाता है। तो ये हमारा हुआ वोट ऑन अकाउंट। समझ रहे हैं बात को? अब वोट ऑन एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल मतलब क्या हो गया? एक्सेप्शनल का नाम ही हो गया अपवाद। इसको बोलते हैं अपवाद अनुदान। अपवाद मतलब ये हुआ कि हम बजट किए हैं पेश, ठीक है, कर दियो पेश, कोई बात नहीं, इसमें हमने सब पे मांगा पैसा। अब कुछ ऐसा पार्ट है जिसका हमने उल्लेख नहीं किया, नॉट मेंशन, नो पार्ट ऑफ द करेंट सर्विस ऑफ द एनी फाइनेंशियल ईयर। 2021 से 2022 चल रहा है, एक कोई नया चीज था, मान लेते हैं कि कोई ऐसा पार्ट जो कि हमने फाइनेंशियल ईयर के अंदर में हमने मान लेते, ठीक है, हमने फाइनेंशियल ईयर जो हुआ इस बार हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का चर्चा नहीं किया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर सरकार को खर्चा करना चाहिए। अब हमें लग रहा है कि नहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे खर्चा करना है उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तब ये वोट ऑन एक्सेप्शनल ग्रांट, इस पे हम लोग लोकसभा के अंदर एक्सेप्शनल ग्रांट पेश करते हैं, उसे वोट होता है, पास हो गया तो आपको पैसा जो भी है उसमें आपको कंसोलिडेटेड फंड से मिल जाएगा। तो ये हो गया, पैसा तो कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिलता मैं, तो फिर उसके बाद आपको विनियोग अप्रोप्रिएशन अकाउंट पेश करना, अप्रोप्रिएशन बिल पेश करना पड़ेगा, तब निकलेगा पैसा, वो बात अलग है। ये वोट ऑन एक्सेप्शनल ग्रांट होता है, ये इसलिए ग्रांट किया जाता है कि आपको स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक पर्पस जो आपके फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने मेंशन नहीं किया था, वो हो गया वोट ऑन अपवाद में। अपवाद में तो एक्सेप्शनल में खत्म हो गया, ठीक है, नाम से समझ लें, ये अपवाद में एक्सेप्शनल में खत्म, क्रेडिट है मत तो आपको पहले से क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया? सप्लीमेंट्री मतलब अनुपूरक, अनुपूरक अनुदान। ये ग्रांट किया जाता है जब आपने, ध्यान रखिएगा, जितना भी आपने पैसा दिया है, आपने दिया है 1000 करोड़, 10,000 करोड़ डिफेंस पर, किस पर? डिफेंस पर। हमें और भी जेट फाइटर, हमें और भी नए नए इक्विपमेंट खरीदना है, हमें चाहिए भैया 5,000 करोड़ रुपया और, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे सप्लीमेंट्री ग्रांट। मतलब भैया हमें और चाहिए पूरा करने के लिए। तो अगर आपने जितना भी एप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत, पार्लियामेंट ने जितना भी एप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत जितना भी पैसा आपको ग्रांट किया है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगर वो अपर्याप्त हो जाए उस साल, खर्चा जब हमने कर दिया, हमें मिला था पैकेट खर्चा 1,000 रुपया, हमने कर दिया 1,500 रुपया, कर्जा लेके करेंगे, यहाँ पे 1,500 रुपया चाहिए खर्चा करने के लिए, तो आप तो घर पे मांगे तो फिर तो आपको तो सुनना पड़ेगा। लेकिन हमारे पार्लियामेंट में क्या होता है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट करते हैं, अनुपूरक सप्लीमेंट्री कर देते हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा पैसा और भी मिल जाता है जो भी हमने अप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत। देखिए अप्रोप्रिएशन बिल और अप्रोप्रिएशन एक्ट क्या होता है, अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएशन बिल डालना पड़ेगा लोकसभा में, और वो अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा तो बन जाएगा अप्रोप्रिएशन एक्ट। ये कोई एक्ट फैक्ट कानून मत समझ लीजिए, वो पैसा निकालने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है एक्सेस ग्रांट, एक्सेस मतलब अधिक, कह रहा इट इज ग्रांटेड जब पैसा कोई भी सर्विस में एक फाइनेंशियल ईयर के ज्यादा खर्चा हो गया। सर बात को कि जितना भी जब आपने इस प्रस्ताव का इस प्रकार के मांग को रखा था, जब उसमें इतना पैसा रखा था, अब जितना भी आपने पैसा मांगा, जितना भी पैसा आपको दिया गया उससे ज्यादा आपने खर्चा कर दिया, तो क्या होगा? तो फाइनेंशियल ईयर के बाद, फाइनेंशियल ईयर के बाद लोकसभा में देखिए, इट इज वोटेड बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। 2021 से लेके 2022 के लिए आपको पैकेट खर्चा मिला घर से 10,000 रुपया, आपको पता चला भैया कि 15,000 रुपया खर्चा हो गया, हमने कहां से पैसा ले लिया पता नहीं, ठीक है, मतलब ये होता है, ठीक है। तो बीत वर्ष जैसे ही आपका वो फाइनेंशियल 2022 हो जाएगा, उसके बाद लोकसभा मतदान होगा और उसके बाद ये लोकसभा के पेश अंदर होगा, ये सारे पीछे मंजूरी मिलेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पैसा आपको फिर मिलेगा। इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द लोक लेखा जो समिति है, इसके द्वारा ये जो एक्सेस ग्रांट है ये अप्रूव होना चाहिए लोकसभा के अंदर पेश करने से पहले। पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति का काम क्या है?
पैसा कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, कैसे खर्चा हो रहा है, सीएजी ने जो रिपोर्ट बनाया उस सबको देखना होता है लोक लेखा समिति को। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी अगर बोल दे कि हाँ एक्सेस ग्रांट की जरूरत पड़ेगी फाइनेंस के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में इतना हमको चाहिए एक्सेस ग्रांट, तो ये चीज हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ये हो गया हमारा एक्सेस ग्रांट, अधिक अनुदान। ठीक है, आगे चलते हैं। अब छठा जो हमारा है एक है सांकेतिक अनुदान, टोकन ग्रांट, सांकेतिक अनुदान। अच्छा ये क्या होता है? संकेत करे, इंडिकेट करे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब एक आप ये समझ लीजिए कि एक कोई पार्टिकुलर चीज के लिए ये अनुदान तब पेश किया जाता है जब पहले से कोई भी हमने एक ऐसा प्रस्ताव, कोई मतलब कोई सेवा के लिए हमने प्रस्ताव रखा है और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा की जरूरत पड़ जाए, कुछ एक हम बात करें कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर चीज के लिए अगर हमें ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ जाए, तो ध्यान रखिएगा रीएप्रोप्रिएशन के द्वारा हमें मिलता है। रीएप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? रीएप्रोप्रिएशन मतलब हो गया कि आपने जितना भी एप्रोप्रिएशन बिल में डाला था, एक्ट किया था, उसको हम लोग फिर से दोबारा से रीएप्रोप्रिएशन करते हैं, तब हमें जो भी हमने प्रपोज एक्सपेंडिचर जो है हमें नए सर्विस के लिए हमें मिलता है। समझ बात को, नया सर्विस के लिए, किस चीज के लिए कर मिलता है? नया सर्विस के लिए। समझ बात को, ऐसा नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के लिए नहीं मिलता। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में तो क्या हुआ, वो तो हो जाएगा हमारा अतिरिक्त अनुदान में, अतिरिक्त अनुदान में। लेकिन ये हमारा सांकेतिक, हमें एक कुछ नया सर्विस स्टार्ट करना है, हमें कुछ एक नया काम करना है, उसके लिए अतिरिक्त सेवा के लिए धन, मतलब यहाँ पे अतिरिक्त सेवा था, वहां पे अतिरिक्त धन के लिए ग्रांट, यहाँ पे अतिरिक्त सेवा के लिए धन। कोई हमें नया करना है भाई, कुछ हमें नया काम करना है देश के अंदर, तब उस चीज के लिए टोकन ग्रांट हम लोग पेश करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, और इस ग्रांट में लिखा जाता है 1 रुपये का ग्रांट, लोकसभा में होता है, फिर वोट हो जाता है, उसके बाद ये फंड है अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, रीअप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन। अब देखिए ये क्या हुआ ना, रीअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ कि फिर से पेश करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं। देखिए ये समझ लीजिए कि एजुकेशन में 1000 करोड़ है, अब कोई नया काम, हमें कोई भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना है, यहां पे हमें 100 करोड़ की जरूरत है, हम इस हेड से इस हेड में पैसा, यहां से हम 100 करोड़ रुपया लेके यहां ट्रांसफर कर देंगे, इसको बोलते हैं रीअप्रोप्रिएशन, मींस ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम द वन हेड टू अनदर हेड। एक हेड से दूसरे हेड में पैसा ट्रांसफर करना है, रीअप्रोप्रिएशन कराता है। टोकन ग्रांट के अंदर ये सारे चीजें होते हैं, इसमें कोई भी तरह का अतिरिक्त खर्चा की बात नहीं। अतिरिक्त खर्चा की बात करेगा तो आप क्या बोलिएगा? एक सप्लीमेंट्री ग्रांट, क्या बोलिएगा? सप्लीमेंट्री ग्रांट। समझ रहे बात को, या तो फिर बोल सकते हैं एक्सेस ग्रांट। समझ रहे, चलिए ये हो गया आपका टोकन। तो 6-7 तरह के अनुदान होते हैं, मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। देखिए सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस और वोट एन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट, सारे आपके ये ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 के अंदर सारे प्रोविजन उसके अंदर में है। आर्टिकल 115 के अंदर सप्लीमेंट्री है, एडिशनल है, एक्सेस है। आर्टिकल 116 के अंदर वोट ऑन अकाउंट्स है, वोट ऑन क्रेडिट है और द एक्सेप्शनल ग्रांट है। जितने भी आर्टिकल है इसके लिए परेशान नहीं होना, जैसे ही पार्लियामेंट खत्म हो रहा है अभी, इस पे पूरा एमसीक्यू करेंगे। साथ ही साथ हम लोग रोज 3 से 4 जितने भी इसके आर्टिकल है उसको हम लोग याद करते हैं। ठीक है, जितने भी आर्टिकल है सब याद होगा, जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल है एक भी आर्टिकल छूटने वाला नहीं, इस चीज के लिए आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, तो अब हमारा है जो हमारा है अगला स्टेप है पासिंग, सॉरी 5वां नंबर है, चौथा लिखा गया पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। क्या क्या किया मैंने? पेश किया, पेश करने के बाद हमने उस पर डिस्कस किया, दूसरा पर हमने मतलब आम बहस किया। तीसरा में हमने क्या किया भैया? कमेटी को भेजा, जांच हुआ। चौथा में हमने क्या किया? चौथा में हमने वोट फॉर डिमांड किया, हमने डिमांड पे वोटिंग कर दिया। अब जो हमारा पांचवा है, पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमारा है कि पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। सब पैसा वैसा का आपने डिमांड कर लिया कि हमें इतना चाहिए, इतना चाहिए, पैसा आएगा कहां से? तो आपको पैसा देने के लिए है कॉन्सोलिडेटेड फंड। क्या है?
कॉन्सोलिडेटेड फंड। अब देखिए कॉन्सोलिडेटेड फंड है तो कॉन्सोलिडेटेड फंड मतलब आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 के अंदर ये सेम चीज लिख दिया गया है, कोई भी पैसा इस निधि से निकालना है उसके लिए आपको लाना पड़ेगा अप्रोप्रिएशन बिल, और जब वो अप्रोप्रिएशन बिल अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा तभी आप पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा है इसके अंदर में कंडीशन, समझ रहे हैं बात को, उस पर वोट होगा। अब क्या है कि appropriation bill and the finance bill after the debate is put to vote on the floor of the parliament sequentially। पहले appropriation bill को लाया जाता है, ठीक है, appropriation bill पेश होगा लोकसभा के अंदर, उस पे वोट पड़ेगा, वोट होगा, फिर फाइनेंस बिल आएगा, फिर फाइनेंस बिल के अंदर जो भी चीजें हैं आपके राजस्व से संबंधित जितने भी आपको कुछ बनाने हैं, मतलब कोई भी तरह का इसके अंदर मतलब आपको टैक्स में कुछ कमी करना है, टैक्स में कुछ बढ़ाना है, ये सारे आते हैं सब फाइनेंस बिल के अंदर। तो ये सारे आपको कुछ करने हैं तो वो आपको आएगा फाइनेंस बिल के। लेकिन पहले पास कौन होगा? एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक, ठीक है। समझ बात है कि अगर आपको पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड से आर्टिकल 26 के अंदर, तो आप 266 के अंदर तो आपको एप्रोप्रिएशन बिल पास करवा के एप्रोप्रिएशन एक्ट बनवाना पड़ेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज पैसे में जो हमने मांगा था, वोट ऑन डिमांड, वोट ऑन डिमांड हुआ है, ये क्या बन चुका है? अब ग्रांट बन चुका है। क्या बन चुका है? ये ग्रांट बन चुका है। हमने डिमांड कर लिया ना तो अब ग्रांट हो गया ना, हमने सब कुछ पास हो गया। अब ये ग्रांट सब आएगा अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर, शिक्षा पर इतना, ये खेल पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़। अब ये सारे हमने करके एक बिल बनाया, उसको बोले हमने विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल। ये गया लोकसभा के अंदर, ठीक है, ये लोकसभा के अंदर गया। अब इसके अंदर लोकसभा के अंदर इसमें वोट तो पहले से पड़ चुका है इसके अंदर वाला पार्ट्स पे। अभी लोकसभा के अंदर जाएगा और उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास हो जाने के बाद अप्रोप्रिएशन बिल क्या बन जाएगा? अप्रोप्रिएशन एक्ट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो तरीका होता है एक बिल पास होने का, ठीक है, वो आपको पता है कि आपको तरीका क्या होता है आपको, कि वो बिल पे आपको कहने का मतलब ये है कि वोट होगा ये। लेकिन ये ध्यान रखेगा, क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो चीजें हैं, अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर जो चीजें हैं कि भैया हमें शिक्षा पर 1000 करोड़, आप बोलेंगे नहीं इसको कम करो, तो अब इस स्टेज में कुछ भी नहीं हो सकता। आपने इसके पहले डिस्कस सब कुछ कर दिया, अब सब कुछ आपके पहले पास कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखिए, कोई भी तरह का अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते हैं अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर, कोई भी लोकसभा हो या राज्यसभा में। जो तरीका होता है एक बिल को एक्ट बनने का, लोकसभा में पेश होगा, फिर राज्यसभा में पेश होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, यही तरीका इसके अंदर होगा। और ये अप्रोप्रिएशन बिल पास होना है तो होना ही होता ही है, कभी भी नहीं पास ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं पास होगा तो सरकार खत्म, सरकार गिर जाएगी, ठीक है। एक्ट बन जाएगा, जैसे राष्ट्रपति सहमति देगा, फिर जब एक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, पैसा निकालिए। तो जैसे ही ये एक्ट ऑथराइज करता है भैया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए, ठीक है। और ये सारे 31 मार्च के बाद ही सब सारे पैसे निकालने का काम होता है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। समझ रहे बात को? चलिए, होगा ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर सेम चीज है कि वोट ऑन अकाउंट को पास किया था 2 महीने के लिए। अब 2 महीने तक भैया पैसा वैसा नहीं आएगा 2 महीने तक के लिए, तो 2 महीने तक के लिए हमारा जो वोट ऑन अकाउंट हम पास करवा के 2 महीने का खर्चा वर्चा हम लोग चलाते हैं, ठीक है। और ये जनरल डिस्कशन के बाद ही होता है, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट आप कभी पास करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि और जब अप्रोप्रिएशन बिल के बाद ही करवाइएगा तो फिर क्या फायदा, वो तो फिर तो पैसा मिल जाएगा। ये पहले से करवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए अप्रोप्रिएशन बिल कब पास किया था? 31 मार्च के बाद। 31 मार्च के बाद सब कुछ इसके अंदर में होगा। मतलब कहने का मतलब इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट को पैसा और जरूरत पड़े 31 मार्च के बाद, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वोट ऑन अकाउंट करना पड़ेगा। और उसके पहले तक ये पास होता है ही नहीं। अभी अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ है, ये एक्ट बना है, उससे पैसा निकालने में टाइम लगेगा। फिर इसके बाद हमारा अभी फाइनेंस बिल बचा है 6ठा नंबर वाला पर, पता है ना। चलिए आगे चलते हैं 6th स्टेज, पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल। आप एक पेज लीजिएगा, पेज में 56 स्टेप को लिख के खुद से दिमाग में बार बार सोचिएगा कि कैसे कैसे से अंदर क्या क्या कंडीशन था, याद तुरंत हो जाएगा, ठीक है। जो डालेगा दिमाग में तभी याद होगा। पासिंग ऑफ फाइनेंशियल वित्त विधेयक क्या होता है? अब ये क्या है कि जब भी ये आपका फाइनेंशियल बिल पास हो जाएगा, इट लीगलाइज द इनकम साइड ऑफ बजट।
इनकम साइड में तो क्या हुआ, मतलब जितना भी आपने वित्तीय प्रस्ताव रखा है कि यहां से पैसा इतना हम एक साल के अंदर हमने कहां कहां से हमें पैसा लेना है, टैक्स बढ़ाना है, टैक्स घटाना है, ये सारे कंडीशन सारे चीज होते हैं फाइनेंशियल बिल के अंदर। बस तुम पैसा निकाल रहे तो पैसा भी तो आना चाहिए, ठीक है, तो पैसा भी तो आना चाहिए, तो कुछ टैक्स वैक्स बढ़ा देना है, कुछ कम कर देना है। होता है ना, जैसे कि अभी बजट पेश किया था, बोला था कि गाड़ी महंगा हो गया, ठीक है, मोटर व्हीकल्स महंगा हो गया, ये मोबाइल फोन महंगा हो गया, तो सब इसके अंदर आता है ना। तो फाइनेंस बिल पास करने के लिए आर्टिकल ध्यान रखिएगा, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931, ये एक्ट है, ध्यान रखिएगा। अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, मैं लिख दूं यहाँ पे, अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत 1931 के अधिनियम के तहत जो भी टैक्स वैक्स में कमी वमी करना है, और फाइनेंस बिल को 75 दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए, 75 बिल के अंदर पास हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, ये होता है, ठीक है। जैसे ही पास हो जाएगा तो बजट के अंदर जो भी आपके आय पक्ष के जो भी आपके लीगलाइज हैं, मतलब कहने का जिससे इनकम होगा हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उन चीज को क्या करता है, एक तरह से लीगलाइज करता है, मतलब कहने का मतलब एक तरह से प्रभावी रूप से आप समझ लीजिए कि उसको विधिक मान्यता प्रदान करता है। ये हो गया पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल, ठीक है। कह रहा इट इज मनी बिल फॉर प्रोसीड्यूरल पर्पस एंड अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल द मेंबर कैन मूव अमेंडमेंट टू रिजेक्ट और रिड्यूस टैक्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। द प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेशन रिक्वायर द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द प्रेजेंटेशन। क्या कह दिया कि इट इज मनी बिल फॉर प्रोसीड्यूरल पर्पस। अब देखिए जैसे कि अप्रोप्रिएशन बिल था, जैसे कि मनी बिल होता है, इसके अंदर भी पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल है, इसके अंदर भी अमेंडमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने टैक्स को इतना बढ़ा दिया तो वो सीधे हो जाएगा, उसके अंदर भी उसके ऊपर मतलब कहने का मतलब कि चर्चा वर्चा होगा, और जो भी चीजें हैं, ठीक है, कितना बढ़ा रहे हैं हम टैक्स को, इतना हम ये कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ही ये पास होता है। और इसके पहले आपको नया टैक्सेशन, अगर आपको नया टैक्स लगाना है तो प्रेसिडेंट से आपको लेना पड़ेगा अनुमति, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब को क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। तो जब भी नया टैक्सेशन लाना है, मैंने क्या बोला, पार्लियामेंट के पास न टैक्स बढ़ाने का शक्ति है, न टैक्स को कहने का मतलब कि सॉरी, न टैक्स को बढ़ा सकता है, न नया टैक्स को ला सकता है। पार्लियामेंट केवल टैक्स को घटा सकती है, कर सकती है। हाँ, पार्लियामेंट को जो नया टैक्स लाना है तो प्रेसिडेंट से कंसेंट ले लेगा, तब जाके होगा। अब पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल हो गया तो आपको देखिए पैसा भी आपको अप्रोप्रिएशन बिल में आपको मिल गया, फाइनेंशियल बिल से आपको टैक्स वैक्स आने का, आपको पैसा निकालना था, पैसा, अब मैं आपको निकालना था पैसा, तो आपने अप्रोप्रिएशन एक्ट पास कराया, आपको पैसा डालना है, अपने फाइनेंशियल एक्ट का पास कराया, मतलब टैक्स वैक्स में। इस तरह का ये पूरा कंडीशन होता है बजट का। बजट इस तरह से ही पास होते हैं, बजट के अंदर ये सारे ही प्रक्रिया होते हैं। पैसा निकाल लिया तो बजट हो गया पास, ठीक है। मैंने 6 स्टेज पूरा बता दिया आपको क्या होता है बजट पास करने का। आपको अगर कोई पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, 200-300 वर्ड में इजीली लिख सकते हैं कि बजट प्रोसेस क्या है। हर एक चीज को आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आपने सब चीजों को नोट डाउन किया होगा। हर एक चीज आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। या आपके पास लक्ष्मीकांत है तो फिर नोट्स मत बनाइए, फिर उसी बुक में आप लिख दीजिए कहीं पर। लेकिन आप नोट्स अगर बनाते हैं शॉर्ट नोट्स तो फायदा है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। कम से कम पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल लिख दिए, समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है, 75 दिन शॉर्ट नोट्स बनाइए, सबसे अच्छा होगा। नेक्स्ट स्टेज है भैया कि फंड कितने तरह के होते हैं। गवर्नमेंट अकाउंट, समझ रहे बात को, कितने तरह का गवर्नमेंट अकाउंट होता है, इस चीज को समझेंगे आगे, ठीक है। हम देखते हैं कि तीनों तरह का कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड द पब्लिक अकाउंट्स, तीनों को हम लोग देखेंगे क्या होता है गवर्नमेंट अकाउंट, कितने होते हैं भारत के संविधान के अंदर केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियों की व्यवस्था है, उस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कंसोलिडेटेड फंड के बारे में देखेंगे। अब देखिए ये जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इसके अंदर कैपिटल्स अकाउंट होते हैं, पब्लिक डेट होते हैं। पब्लिक डेट मतलब जो अपने सरकार ने कहीं से उधार लिया है, ठीक है, तो वो सारे कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आएंगे। या सरकार कुछ उधार का पेमेंट करेगी तो वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड से होगा, ठीक है। पब्लिक डेट आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़, लोन एडवांस है जो गवर्नमेंट ने लिया है किसी के द्वारा, और या क्या गवर्नमेंट ने किसी को दिया उसका रिकवरी, सारे कंसोलिडेटेड फंड के अंदर ही होते हैं,
ठीक है। रेवेन्यूज अकाउंट भी आते हैं, राजस्व की जो आपने टैक्स के अंदर जितने पैसे वसूले, टैक्स के बाकी जो भी आपका टैक्स से कलेक्शन हुआ उसका आपने एक्सपेंडिचर किया किसी चीज पे, वो सारे आते हैं रेवेन्यू अकाउंट के अंदर, मतलब कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। कॉन्टीजेंसी मतलब ये संचित हो गया, मतलब आकस्मिक निधि होता है। आकस्मिक आकस्मिक मतलब आप समझ गए होंगे ना, इमरजेंसी में जब पैसा जरूरत पड़े तो एक फंड बना दिया गया, 500 करोड़ इसका रख दिया गया कॉर्प्स के, 500 करोड़ इसका वैल्यू है, जब भी जरूरत पड़ेगा आपको बार बार में तो इससे निकाल देगा पैसा, हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स मतलब समझिए कि एक तरह का लोक लेखा होता है, इसके अंदर मैं बताऊंगा अभी आगे, जैसे कि इसके अंदर रेमिटेंसेज होते हैं, डेट होते हैं जो भी आपने कहीं से लिया है उधार, ठीक है, डिपॉजिट होते हैं, सारे पब्लिक अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। अभी आगे हम बताएंगे तीनों के बारे में डिटेल से। अभी देखिए, पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 का 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा बेसिकली आर्टिकल 26 ही है, लेकिन कह रहा है दिस इज इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सारे अकाउंट से में सबसे जो महत्वपूर्ण है ये है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझ रहे बात को, आगे चलते हैं। दिस फंड इज फिल्ड बाय, कैसे भरता है, डायरेक्ट टैक्सेज है, इनडायरेक्ट टैक्सेज है, लोन है, इन सारे गवर्नमेंट ने जहां से लोन वोन लिया है, चाहे जितना सरकार ने टैक्स वसूल कर रहा है सरकार, जैसे डायरेक्ट टैक्सेज है, कुछ इनडायरेक्ट, कुछ अप्रत्यक्ष कर है, कुछ प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टैक्स रेवेन्यूज है, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो गया, कस्टम्स हो गया, एक्साइज ड्यूटीज हो गए, ये सारी टैक्सेज, लाइसेंस फी हो गए, डिविडेंड हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, पब्लिक सेक्टर जो भी हमारा कंपनियां वहां से जो प्रॉफिट हो रहा है, ये सारे पैसा कहाँ घुसेगा आपका, संचित निधि के अंदर। कहां घुसेगा, संचित निधि के अंदर, ठीक है। ये सारे इसके अंदर आ गए, और ये गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे हैं सरकार के, वो कहां किस फंड से होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। द प्रोविजन आर्टिकल 2661 दिया गया हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। हर स्टेट का भी अपना अपना संचित निधि होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अंदर भी सेम चीजें, जैसे कि राज्य सरकार का जो सेल टैक्स है, वैट है, स्टैम्प ड्यूटी है, सब इसके अंदर आएंगे। सरकार जो भी राज्य सरकार जितना भी टैक्स ले रही है, नॉन टैक्सेज है, वो सारे आ जाएगा उस राज्य सरकार का निधि के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीएजी इस अकाउंट का ऑडिट करती है और रिपोर्ट करती है पार्लियामेंट को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो हमारे सीएजी हैं, आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151, ये सारे कंसोलिडेटेड फंड से कितना पैसा निकल रहा है, कहां जा रहा है, इन सब का ऑडिट करके रिपोर्ट बनाने का काम है सीएजी को, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। समझ रहा, आपको समझ में आ रहा है आपकी बातें। तो ये ऐसा निधि है जिसमें जितना भी आपने रिसिप्ट उधार लिया है या जितना भी आपने रिसिप्ट को जमा किया है, वो सारे टैक्सेज वैक्सेज सबका पैसा, जितना भी राशि आया है सरकार को, कोई ऋण की पूरा मतलब कहीं पे डेट लिया था उसका, भारत सरकार ने जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया, ठीक है, इन सारे पैसा किसके अंदर जाएगा, भारत की संचित निधि के अंदर, आर्टिकल 266 या आर्टिकल 2661 के आर्टिकल 1 में, ठीक, क्लॉज 1 में। बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इससे पैसा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने जस्ट बताया, अप्रोप्रिएशन, बोलते बोलते मैं भी पता नहीं क्या हुआ था, अप्रोप्रिएशन बिल से बनाओ और इसको एक्ट बना दो, पैसा निकल जाएगा, ठीक है, खत्म। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, मैं आर्टिकल बना दूं इसका, आर्टिकल इसका है 261 का 1। देखिए भाई, ये फंड जो है, ये जो फंड बना, ये फंड ध्यान रखिएगा, 261 के ए में एक में ये फंड की बात की गई है, और ये फंड के लिए आया था कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। ये एक कानून पास हुआ, उसके अंदर बोला कि नहीं, कभी कभी सरकार को पैसा की जरूरत पड़ जाता है कोई भी चीज़ों में, जैसे बाढ़ आ गया या कुछ ऐसे कंडीशन में, जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, मतलब जिसका हमने उम्मीद नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड है, जिसका हमने उम्मीद भी नहीं किया था, वैसे खर्च आ जाए, तो उसके लिए एक फंड बनाते हैं उस चीज़ को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इसके लिए कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 आया, और ये सारे फंड का जो कहने का जिसके पास रहता है ये सारा पैसा वैसा का, जो एक तरह से कहने का मतलब कि पूरा सुपरविजन, वो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, वित्त सचिव जो है ना, वित्त सचिव,
कमेंट करके बताइएगा अभी वित्त सचिव कौन बने हैं, ठीक है। तो वित्त सचिव के अंदर ये सारे होते हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर आते हैं। इस फंड को रखते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतना काम है कि ये सब कुछ तो इनसे होगा नहीं, इसलिए वो बोलते हैं कि तुम करो, हमसे सब परमिशन ले लेना, ठीक है। अभी 500 करोड़ का है इसका कॉस्ट, मतलब 500 करोड़ इसका क्षमता है, ध्यान रखिएगा। खत्म हो गया। चलिए अब इसको ध्यान लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया था, ठीक है। हर स्टेट के पास भी होता है, जैसे आर्टिकल 267 के 2 के अंदर, आर्टिकल 267 के क्लॉज नंबर 2 के अंदर ये सारे स्टेट के पास भी ये सारी निधियां हैं, ठीक है। स्टेट का भी तो होगा ना संचित निधि, सॉरी आकस्मिक निधि, तो वो है आर्टिकल 26 का 2। दिस इज नेचर ऑफ इम्प्रेस्ड प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नर टू इन। अब देखिए अब स्टेट का है तो गवर्नर के अंदर ये सारी चीजें होगा, ठीक है। ये सारे हो गए आपको कंडीशन में कंप्लीट होगा, ठीक। कॉन्टीजेंसी फंड ये सारे समझ में आ गया होगा, कंसोलिडेटेड फंड क्या आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे संबंधित जितने भी अगर एमसी को देख ही लेंगे और आपका जो भी मेंस का सवाल है उसको भी हम लोग देखेंगे किस तरह से इस टॉपिक के ऊपर सवाल आया है या नहीं आया है, ओके। और सब कुछ आपको करना भी है, टाइम लगेगा लेकिन आपको सब कुछ करना है। देखिए पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं लोक लेखा, लोगों का पैसा है। आर्टिकल 266 के 1 में क्या था, कॉन्टीजेंसी फंड। आर्टिकल 266 का 2 में क्या है, पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। करे जितना भी पब्लिक मनी, जैसे देखो जितना भी पैसा सीएफआई के अंदर, मतलब कॉन्सोलिडेटेड भारत के संचित निधि के अंदर जो चीज कवर था उसको छोड़ के अगर भारत सरकार को पैसा मिलता, मतलब इसके अंदर जो भी चीजें आपके अंदर इसके अंदर प्रोविजन दिया गया था, इनके अलावा कहीं और भी तरीके से भारत सरकार को पैसा मिल रहा है, वो सारा जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से। समझ रहे बात को, मतलब कोई भी भारत सरकार को पैसा दे रही है, क्रेडिट कर रही है, वो सारे पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का। जैसे कि देखिए भारत सरकार की जितनी ही मिनिस्ट्री है उनका सेविंग अकाउंट्स भी है, हर एक मिनिस्ट्री का कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट्स है, बैंकिंग अकाउंट है, वहां से जो पैसा आ रहा है पब्लिक अकाउंट में। अब जितने भी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है, डिफेंस फंड है, देखिए हर एक का फंड होता है ना, एक फंड होता है उसमें पैसा जमा किया आता है, तो वो जितने भी फंड होते हैं वो सारे पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में चल जाएगा पैसा। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमने कोई भी कर डीन्स इन्वेस्टमेंट में तो क्या हुआ, हमने कोई अपनी सरकारी कंपनी को बेच दिया, मतलब डिस इन्वेस्ट कर दिया, मतलब उसमें जो भी हमारा शेयर था हमने हटा लिया। कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो उसको उसके शेयर को खरीदेगी और वो मालिक बन जाएगी, तो वहां से जो पैसा अर्न होगा वो आ जाएगा इस फंड में। कोई ऐसे हम लोग बनाते हैं, कभी कभी हम लोग कोई भी आपदा आता है या कोई भी आकस्मिक निधि के लिए कोई फंड बनाते हैं, कभी कभी देखते होंगे जैसे यहाँ बाढ़ आया तो हम बाढ़ के लिए हमने रिलीफ फंड बना दिया कि यहाँ आप लोग पैसा दान करिए, मतलब होता है ना कोई लोग डोनेट करते हैं पैसा, तो वो सारे फंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में आएगा। पीएफ है, पोस्टल इंश्योरेंस है, और इसी तरह के जितने भी फंड हैं वो सारे आते हैं भारत के लोक लेखा फंड के अंदर। समझ रहे बात को। और इसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन, अब देखिए गवर्नमेंट डज नॉट नीड परमिशन टू टेक एडवांस फ्रॉम दिस अकाउंट। अब इससे पैसा लेना है तो सरकार को यह ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति से परमिशन ले, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी सरकार को पैसा जरूरत पड़ेगा तो वो इस चीज का ट्रांसफर, आपका मत कहने का मतलब कि बाई बैंक जितने भी ट्रांसफर होते हैं ज्यादातर बैंकिंग होते हैं, क्या होता है बैंकिंग, तो सारे ट्रांजेक्शन बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो जाएंगे इसके अंदर में, ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारे पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये स्टेट के अंदर भी सारे तरीके हैं, मतलब आपके जो राज्य है उसके अंदर भी ये सारे फंड है। हम पढ़ाएंगे जब स्टेट लेजिस्लेचर तो उसके अंदर सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। विधानसभा पढ़ेंगे, विधान परिषद क्या होता है, उसमें बिल कैसे पास, सेम चीज उस चीज को रिपीट करेंगे और सिंपल हो जाएगा हमें पढ़ने में, क्योंकि हमने पार्लियामेंट को इतना डीपली पढ़ा है 10 से 11 वीडियो में, तो वहां पर हमें जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और इसका भी हमें एक्सपेंडिचर का भी हम लोग कहने का मतलब ऑडिट एक सीएजी ही करता है, ठीक है। सीएजी तो ऑडिट करेगा ना भाई। अब पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, डिजास्टर रिलीफ फंड में कितना पैसा आया, सरकार कहाँ खर्चा करे, उसका सीएजी रिपोर्ट करेगी, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। देखिए हाँ इतना आया था, इतना खर्चा हमने किया, तो ये कंडीशन होता है आपका पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। हमने जितने भी फंड थे हमने सारे फंड को देखा। एक मैंने लास्ट में एक डायग्राम आपके लिए बनाया, आपके लिए मैं चार्ट बनाया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि सीएफआई का कैसा कहाँ से इनकम होता है। तो सीएफआई जो आपका है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसका जो पैसा आता है उसका पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेस से और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू से। टैक्स मतलब जो हम हमारा टैक्स देते हैं, इंडायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स है सारे, और कुछ ऐसे भी जो बिना टैक्स से पैसा आता है सीएफआई के अंदर, वो सारे आते हैं किसके अंदर, सीएफआई का इनकम है। कॉन्टीजेंसी फंड का तो भाई 500 करोड़ रुपया इनकम, मतलब 500 करोड़ रुपया फिक्स कर दिया है, ठीक है।
पब्लिक अकाउंट के अंदर आपने देख लिया कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। एक्सपेंडिचर जितना सरकार का पैसा खर्चा होगा वो CFI से, कुछ इमरजेंसी में पैसा खर्चा होगा CFI मतलब कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, या इसके अलावा इन दोनों के अलावा मतलब इन दोनों के अलावा कहीं भी पैसा खर्चा होना है तो होता है पब्लिक मनी से। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रायर टू द एक्सपेंडिचर, इसके लिए आपको पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का आपको सहमति लेना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको लेना पड़ेगा, बट इसके लिए आपको नहीं लेना पड़ेगा। 266 का 1, 267 का 1, 266 का 2, समझ में आ गया होगा आपको ये सारे। तो आज हमने ये वीडियो लंबा हुआ बट हमने बहुत कुछ कवर किया। ठीक है, हमने बजट बना दिया, हमने फंड को देख लिया, हमने कट मोशन को देख लिया, हमने एवरी टाइप ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट को हमने देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, वो हमारा वीडियो पॉलिटी का क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिना कमेंट मैं आपका कमेंट को देखूंगा कम से कम, और जितना ज़्यादा शेयर, क्योंकि अब लाइव क्लास में कम से कम मैं टारगेट रखता हूँ कि कम से कम ज़्यादा लोग अब जितने लोग प्रेजेंट रोज होते हैं, तो सब लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, शेयर करिए, और जितना ज़्यादा लाइव में प्रेजेंट होगा उतना ही आपको अच्छा कंटेंट, बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता जाएगा। ऐसे भी आपको कंटेंट बेहतर ही मिल रहा है, लेकिन इससे भी बेहतर हम और करेंगे कि और भी चीज़ें माइंड मैप के थ्रू और भी अलग अलग चीज़ों के थ्रू मैं चीज़ों को समझाना चाहूँगा। तो जितना ज़्यादा लोग प्रेजेंट होंगे लाइव में, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइव में कितने लोग प्रेजेंट होंगे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो 1-2 पॉइंट छूटे हैं उसको मैं करवा दूं, या इस चैप्टर का MCQ प्लस प्रीवियस ईयर मेंस वाला सवाल करवाना स्टार्ट करूं, मुझे बताइएगा, क्योंकि मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब इसके बाद जो सेशन जो हमारा लाइव होगा वो हमारा हिस्ट्री का, हिस्ट्री में भी आपको मिलना है। ठीक है, लाइव में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, सेशन को समाप्त करते हैं।